हेलो एवरीवन। तो आज हम जानते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 का जीएस के पेपर का सिलेबस, जिसमें टोटल 10 यूनिट रहते हैं। यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में हमको सबसे पहले संकल्पना एवं विचार दिया गया है। उसके बाद प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास दिया है। फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत दिया है। उसके बाद 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। संकल्पना एवं विचार में हमको इतने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हो गया, भारतवर्ष हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, षट दर्शन हो गया, स्मृतियाँ हो गई, रित हो गई, सभा हो गई, समिति हो गई, गणतंत्र हो गए, वर्णाश्रम हो गए, पुरुषार्थ हो गए, ऋण हो गए, संस्कार हो गए, पंच महायज्ञ हो गए, यज्ञ कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। और इस सेगमेंट से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास। तो इसको हमको इतनी दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, विशेषताएं पढ़नी चाहिए, घटनाएं हो सकती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद आता है भारत की संस्कृति विरासत। इसमें हमको कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव पढ़ने होते हैं। और यहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिट 3। यूनिट 2 एमपी का है, इसलिए हम पहले भारत से रिलेटेड जितने भी यूनिट हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर एमपी के यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का भूगोल में हमको पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, ये पढ़नी ही है। जलवायु घटनाएं में हमको अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिम जलवायु परिवर्तन के परिणाम, इस सेगमेंट से भी क्वेश्चन आते ही हैं अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। और ये पर्वत, पहाड़ियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन है, वन, खनिज, जल संसाधन पढ़ने हैं। उसके बाद प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जिसमें से अभी तक जब से सिलेबस बदला तब से भारत में प्रमुख चक्रवात से क्वेश्चन आ ही रहा है। उसके बाद जनगणना पढ़ना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। जनगणना में जनसंख्या वृद्धि पढ़ना, जिसमें वितरण और घनत्व के बारे में जानना, और ग्रामीण नगरीय प्रवास भी पढ़ना। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 4 में एमपी की ज्योग्राफी है, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 क्या है? भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, भारत की और मध्य प्रदेश के अलग से। तो भारत के लिए हमको संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तक, राष्ट्रीय संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं पढ़नी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये यूनिट और एमपी की यूनिट कर लेते हैं तो आराम से पेपर में आप 60+ स्कोर कर सकते हैं, इसलिए। और इजी भी है ये, तो ये यूनिट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है यूनिट 6, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें सिलेबस में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, भारत और मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ पढ़नी है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। उसके बाद वित्तीय संस्थाएँ पढ़नी है, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सीबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ। फिर भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ, G20, सार्क और एशियान के बारे में पढ़ना। और मध्य प्रदेश में क्या पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इस पेपर के लिए हमको एमपी का बजट और इंडिया का बजट और इंडिया इकोनॉमिक सर्वे और एमपी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी उस ईयर का जिस ईयर एग्ज़ाम होने वाला रहता है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, एसडीजी इंडेक्स, जिससे हर साल क्वेश्चन बन ही रहे हैं, कृषि उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ओडीओपी, इससे भी क्वेश्चन बन ही रहे हैं, आईपीआर। उसके बाद आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में
विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य। यहाँ विज्ञान से मतलब है बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बायोलॉजी से ही ज़्यादा पूछते हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण। तो विज्ञान को हमको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, जिसमें पढ़ना तो हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का, पर मेनली अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का ना पढ़ो पर बायो का ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद वैज्ञानिक संस्थाएं और उनकी उपलब्धियां पढ़ना, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियां पढ़ना, मानव शरीर संरचना, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है अभी तक के ट्रेंड में, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्वास्थ्य में पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों को इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना कि उसका कारण, प्रभाव, निदान, कार्यक्रम। और उसके बाद संक्रामक रोग पढ़ना, उसका रोकथाम, स्वास्थ्य सूचक, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम। इस सेगमेंट से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसलिए इस सेगमेंट को भी ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आता है पर्यावरण। पर्यावरण में सतत विकास की अवधारणा, SDG, पर्यावरणीय कारण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ये वाला चैप्टर भी ईजी है। कई लोग कहते हैं कि यूनिट 7, 8, 9 और 10 ये क्या गोल्डन यूनिट्स हैं। तो अगर आपको और अच्छे मार्क्स मतलब 70+ तक पहुंचना है MBBSC प्री के एग्ज़ाम में, तो आपको ये यूनिट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इजी है और स्कोरिंग भी है। उसके बाद यूनिट 8 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं होती हैं, जिसको इंटरनेशनल, नेशनल और MP करंट अफेयर्स है। तो इसके लिए आप, मैं सोर्स बता दे रही हूँ, या तो कोई यूट्यूब चैनल से किसी सर से पढ़ लो, या तो फिर घटना चक्र आती है, कोई भी मैगजीन पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसमें यूट्यूब चैनल की बात करें तो मेरे हिसाब से आशीष सर पढ़ाते हैं PW के, और कर्मा IAS के एक सर है अभिनव सर, शायद उनका देख लेना आप, और घटना चक्र आप मंथली फॉलो करो, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो यूट्यूब में पर डे आपको क्लास देखना बहुत अच्छा है, क्योंकि करंट का सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है MPPSC प्री के एग्ज़ाम में, और यूनिट 6 का वेटेज भी बढ़ रहा है, डाटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। तो इसके सिलेबस में ये भी अच्छा यूनिट है, इसको पढ़ के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये यूनिट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। इस यूनिट के लिए आपका करंट के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नए AI वगैरह होते जा रहे हैं, तो रोबोट्स वगैरह नए नए अपडेट होते जा रहे हैं। तो आप करंट से रहेंगे तो यूनिट आपका वैसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप करंट पढ़ते हैं तो इस यूनिट में आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आपके ईजिली बन जाएंगे, अगर आप ये यूनिट का बाकी नहीं पढ़ते हैं तो भी, पर फिर भी इस यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं MP के। MP स्पेसिफिक यूनिट में पूरे सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 10, टोटल 5 यूनिट सिर्फ MP से ही आती हैं। इसलिए MPPSC प्रीलिम्स में MP के को इग्नोर करना मतलब अपने हाथ में खुद को, मतलब एक तरह से समझ लो धोखा देना खुद को। इसलिए MP के एग्ज़ाम में आपकी MP GK बहुत अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये इजी भी रहता है, और पेपर में कम से कम 40+ मतलब कभी कभी 44, कभी 50 तक के क्वेश्चन इससे आराम से बन जाते हैं। इसलिए इसको स्किप किए बिना तो आप जा ही नहीं सकते MPPSC प्रीली के एग्ज़ाम में, क्योंकि सिविल सर्विसेज के हर स्टेट के एग्ज़ाम में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसमें MPPSC की विशेषता ये है कि इसमें MP का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो यूनिट 2 में क्या आता है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो इसको मैंने 3 सेगमेंट में बांट कर लिया, इतिहास, संस्कृति, साहित्य। इतिहास में क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है, प्रमुख राजवंश पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ना है। संस्कृति में प्रमुख कला पढ़ना, स्थापत्य कला पढ़ना, प्रमुख जनजाति और उनकी बोलियां पढ़ना, प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं। पर्यटन स्थल जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पढ़ना, विश्व धरोहर स्थल पढ़ना, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना। साहित्य में लोक साहित्य पढ़ना है, प्रमुख साहित्यकार पढ़ना और उनकी कृतियाँ पढ़ना है। इसमें से भी क्वेश्चन आते ही है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है यूनिट 4 में आता है मध्य प्रदेश का भूगोल, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, जलवायु, मृत्युएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं।
ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, वितरण घनत्व, इससे भी क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 10। यूनिट 10 है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। जनजाति, जिसको मैंने 2 पार्ट में, जनजाति और जनजाति संस्कृति में। तो जनजाति के बारे में सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इनका भौगोलिक विस्तार कैसा क्या है, इनसे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान क्या है। मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, इससे भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। उसके बाद आता है संस्कृति। संस्कृति में जनजातियों की परंपराएं होती हैं, विशिष्ट कलाएं जैसे त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, विवाह वगैरह मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश में प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो आपने देखा ये पूरा सिलेबस था एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। इससे एक बात तो क्लियर है कि कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आपको अगर क्रैक करना है तो आप उसका सिलेबस देखिए और सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ऐसे, और आप अगर ईमानदारी से उन पूरे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप सिलेबस को अच्छे से समझें और बार बार इस सिलेबस को रिपीट करें। जब भी आपको डिमोटिवेट फील हो तो आप इन सिलेबस को देखें, फिर इसको देख के इसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसी को बार बार पढ़ें और रिवाइज करें। और एक बात और, इसमें एमपीजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एमपीजी को पढ़ने के लिए भी आपको सबसे पहले समझ विकसित करने के लिए आपको इंडिया के बारे में पता होना। जैसे अगर आपने इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो फिर आपको एमपी का हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो एमपी की ज्योग्राफी भी आपको समझ में आएगी। वैसे ही आपने अगर इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको एमपी की पॉलिटी अच्छे से समझ में आएगी। इंडियन इकोनॉमी आपकी अच्छी है तो आपको एमपी की इकोनॉमी अच्छे से आएगी। और यूनिट 10 के और यूनिट 2 है जो एमपी से रिलेटेड है, उसमें कुछ कुछ यूनिट सेम है जैसे जनजाति से रिलेटेड सब कुछ। और ये यूनिट का भी आजकल वेटेज बढ़ रहा है, जनजाति से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसलिए आप इस सिलेबस को अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।